22 का बादशाह का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। और आज 22 के बादशाह में तमाम जो आज दिन भर घटनाक्रम रहा उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे किसमें कितना है दम। करहल आज सुर्खियों में बना है। करहल विधानसभा से पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोरखपुर जहां सीएम योगी का घर यानी मठ है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 22 के रण में एक तरफ सीएम चेहरा और योगी हैं, तो दूसरी तरफ सीएम चेहरा अखिलेश हैं। दोनों अपने दम दिखा रहे हैं। अपने देखने वाली बात अब यह होगी दोनों दिग्गज में कितना दमखम है। करहल की जंग में अखिलेश तो गोरखपुर में योगी। करहल से अखिलेश का नामांकन तो गोरखपुर से करेंगे योगी। करहल है सपा का गढ़, गोरखपुर है बीजेपी का गढ़। सीएम के सामने रावण की चुनौती। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। यूपी के रण में अब दिग्गजों का नामांकन शुरू हो गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करहल से नामांकन किया। अपना पूरा दमखम अखिलेश ने दिखाया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा नेताजी का करहल से गहरा नाता है और उन्होंने कहा मैनपुरी का चुनाव जनता पर छोड़ता हूं। उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर चुनौती देते हुए कहा कि सपा दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी गोरखपुर शहर विधानसभा से नामांकन करने वाले हैं। ये पहली बार हो रहा है जब दोनों सीएम कैंडिडेट पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने से पूरे पूर्वांचल में इसका असर पड़ेगा, तो दूसरी तरफ पश्चिम में अखिलेश के दखल से कई सीटों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक बात तो तय है कि इस बार रण इतना आसान नहीं होगा। दोनों ही दल जिस तरह से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश के नामांकन के बाद सियासी पारा हाई है। हमने कुछ अफवाहों में सुना है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन हमारे गोरखपुर में 9 विधानसभा है, इसमें से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है और भारी मतों से विजयी होंगे। बढ़िया है, पूरा योगी जी को ही सपोर्ट मिलेगा जो है, क्योंकि इनके कामकाज से सभी लोग मतलब काफी खुश है और काफी मतलब इनको अगली जो है जीतने का वो है, वो योगी जी को ही सब चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सुनकर कि गोरखपुर बहुत विकास किए हैं, लेकिन एक काम स्कूल वाले बहुत फीस ले रहे हैं सब। अब स्कूल चल नहीं रहा है, कोरोना से 3 के फीस मांग रहे हैं सब ज्यादा। यही कम करा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई अभी तक 2 करोड़ रोजगार का वादा करके कुछ भी रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हम लोगों को मिला है, इसलिए जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद अपने महाविद्यालय में एक छोटा सा चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो ये बताइए कोई छात्र उनसे खुश कैसे रहेगा। वो जिस तरह से 4 साल में काम किए हैं, गुंडागर्दी कम किए हैं या फिर जो भी क्राइम रेट है वो भी कम हुआ है, और जितने मतलब रोड पे क्राइम हो रहे थे सब डर रहे हैं। अब पूरब से पश्चिम तक दोनों ही दल समीकरण साधने में लगे हुए हैं। अखिलेश और योगी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। किसी को सत्ता पाने का लालसा है तो किसी को सत्ता खोने को। हालांकि बीजेपी एक बार फिर दावा कर रही है कि अब की बार 300 के पार, तो वहीं दूसरी तरफ जयंत और अखिलेश के लिए
इस बार का चुनाव अस्तित्व का चुनाव है, क्योंकि अगर इस बार सत्ता में वापसी नहीं करते तो इसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा और गठबंधन पर भी सवाल खड़ा होगा। पश्चिम में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह डेरा डाले हुए हैं, डोर टू डोर प्रचार अभियान भी कर रहे हैं और अखिलेश पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे। पूरब और पश्चिम में दोनों सीएम चेहरे अपना दम दिखा रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जनता किसे अपना रहनुमा चुनती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे करहल की जंग। करहल सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है वो आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। करहल विधानसभा सफाई से करीब है, इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। करहल विधानसभा सीट पर यादव मतदाताओं का दबदबा है। यहां यादव वोटरों की संख्या 1.44 लाख है। चुनाव आयोग के मुताबिक सोबरन सिंह यादव को 49.81% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सोबरन सिंह यादव को 49.81% वोट मिले। बीजेपी के रामा शाकी को 31.45% वोट मिले। बीएसपी के दलवीर को 14.18 वोट मिले थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया, करहल से नामांकन पर प्रिय अखिलेश को बधाई और रिकॉर्ड मतों से अग्रिम जीत की शुभकामनाएं। जनता का आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ है। करहल से अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निगेटिव पॉलिटिक्स करने वालों को हराएंगे। मैनपुरी का चुनाव में जनता जो है मैं उस पर छोड़ता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने, जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। पूरे चरण में और आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूँ। और करहल की जंग में हम और बात करेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम। चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं करहल की जंग की, जहां आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। काफी हलचल हो गई जब से बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को यहां से मैदान में उतारा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता मैनपुरी से चंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं। चंद्रजीत, आज अखिलेश यादव ने अपना नामांकन किया, तमाम लोग उनके साथ नजर आए, लेकिन अब बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उनके सामने उतार दिया है। क्या लगता है कि जो लड़ाई है दिलचस्प होने वाली, या फिर अखिलेश यादव आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं चुनाव जनता पर छोड़ता हूं? देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश के नामांकन के तुरंत थोड़ी देर बाद एस बघेल सिंह भाजपा से प्रत्याशी करहल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अगर जातिगत आंकड़े की बात करें तो इसमें यादव जो है वो 30 से 35% है और ये स्टाक के 13% है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो ये कहा नहीं जा सकता है कि वहां बघेल जी का कुछ चलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि गढ़ कहा जाता है जो मैनपुरी है, करहल है समाजवादी पार्टी का। अब कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं एसपी सिंह बघेल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चंद्रजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। करहल की जो जंग है वो अब थोड़ी सी दिलचस्प जरूर हुई है। एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब बात करेंगे, दंगों से रंगी है लाल टोपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की लाल टोपी मुजफ्फरनगर के दंगों के पीड़ितों और अयोध्या में मारे गए राम भक्तों के खून से सनी हुई है। और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाति युवकों का, गौरव और सचिन नाम के उन निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया। प्रदेश के विकास की योजनाओं पर बंदरबाट करने का कार्य किया। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। अपराधी के लिए फिर से गले में तख्ती टांग करके थाने के सामने केवल और केवल इस बात के लिए माफी मांगने के लिए से मजबूर करना कि किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी शरीफ व्यक्ति को, किसी व्यापारी को फिर से परेशान नहीं करेंगे, जान बकस दो। वे फिर से अपराधी उसी तर्ज पर आएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे कि ठेले लगा करके सब्जी बेच दूंगा, लेकिन किसी गरीब को छेड़ूंगा नहीं, किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ूंगा नहीं। और माफिया तो जो चुनाव की पहली चुनाव की घोषणा के बाद अपने बिलों से निकल करके वे तैयारी कर रहे थे कि फिर से अपने लिए कोई रास्ता निकालेंगे, जनता के अपार उत्साह को देख करके उनको फिर लगता होगा कि ये 1.5-2 महीने भले जैसे तैसे गुजरे 10 मार्च के बाद फिर क्या होगा उनका, क्योंकि 10 मार्च के बाद फिर डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर जब चलेगा किसी माफिया के हराम की कमाई पर। और ये इत्र वाले मित्र तो आप ही के कहीं नजदीक के भी हैं।
एत्र वाले मित्र तो गरीबों का ही सब हड़प जाते थे। और अब बात करेंगे यूपी चुनाव, जनता के मुद्दे गायब। लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कसा। और क्या कुछ कहा सुरजेवाला ने, आपको सुनाते हैं। उनके जिनका उत्तर प्रदेश और देश की जिंदगी पर असर पड़ता है, महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को तमचे से मारिए या इत्र छिड़क कर मारिए या कैसे मारेंगे, ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा है। इन्हें शमशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दबाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए, क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। और इसीलिए हमने इस पुस्तिका का जो शीर्षक है, वो लोगों की जो जबान है कि महामहंगाई भाजपा लाई। यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हे मां जीत दिला दे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हे मां जीत दिला दे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए सियासी घमासान जोरों पर है। तमाम दलों के नेता अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी दिल्ली से सटे नोएडा पहुंची। यहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने सेक्टर 26 के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद नोएडा से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। और बात करेंगे अब बेरिया हुए भगवाधारी। यूपी विधानसभा चुनाव में कानपुर से अखिलेश यादव के सपा प्रसपा गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सपा सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समक्ष सदस्यता ली। कानपुर क्षेत्र की 3 सीटों से लगातार 4 बार विधायक रह चुके और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं शिव कुमार बेरिया। तो सपा प्रसपा गठबंधन को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक हैं। जब अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच अनबन हुई थी 2016 में, तो शिवपाल के खेमे को चुनने का काम किया था शिव कुमार बेरिया ने, और अब उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है गठबंधन को। चूंकि कहा जा रहा है टिकट को लेकर जो बात चल रही थी शिवपाल यादव से, वो नहीं बन पाई। इस वजह से शिव कुमार बेरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
और करहल की जंग में हम बात करेंगे। आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साक्य जी, अर्थात हमारी ये जो लोकसभा मैनपुरी है ये भाजपा का गढ़ है, लेकिन समाजवादी उनको कहूँगा तो गलत होगा, वो केवल समाजवादी नाम के हैं, बाकी वो जिन्नावादी हैं, वो गुंडागर्दी करने वाले हैं। उनके सर पे लाल टोपी रहती है लेकिन जेब में जालीदार टोपी रहती है, और उनके दिमाग में जिन्ना घुसा रहता है। उनके साथ में दंगाई रहते हैं, उनके साथ में अपराधी रहते हैं, उनके साथ में माफिया रहते हैं, उनके साथ में जेल में जो पड़े पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर करने वाले उनकी पार्टी के प्रत्याशी, उनके साथ भ्रष्टाचारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समर्पित कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैनपुरी की जनता है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम मैनपुरी जनपद की चारों और जसवंत नगर सहित इस बार हम चाचा को भी हराएंगे उनके, और भतीजे को भी हरा करके, कमल खिला करके उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है वह ध्वस्त हो जाएगा। उनको आज मैं आपको बता दें बीजेपी ने जो है एसपी बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ करहल में उतारा, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य तमाम सारी बातें कर रहे थे। और अब बात करेंगे बजट 2022। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बीते वित्तीय वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई सेक्टर के समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। बजट 2022 से जुड़ी लोगों की क्या उम्मीद है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कितनी उम्मीद है आपको इस बजट से सर? इसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है, तो उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। फाइनेंस मिनिस्टर को वो लगातार बजट पेश कर रही हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं देश को, खासकर जो हमारा बेरोजगार तबका है उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें, और दूसरा एजुकेशन, दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें। और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए साथ ही साथ, और जो ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हमारी भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। जब मिस्टर जेटली जी थे तब तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती थी, और ऑफिस में भी थी और कॉलेज में भी, तभी भी मैंने उनके बजट्स देखे हैं। बट अभी जो है मेरे को कुछ खास उम्मीद नहीं है। एज यूजुअल मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्राइसी हो जाएंगी, और जो मतलब ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते वो नॉर्मल प्राइस में आएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन रियलिटी में क्या होने वाला है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे को उम्मीद कुछ खास नहीं है। हम सोच रहे कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा रिबेट वगैरह मिले सैलरी पर्सन को। बाकी कोविड में काफ़ी नौकरी चली गई है, तो उनके लिए कुछ निकले, कुछ बोले गवर्नमेंट, उनके बारे में कुछ सोचे। यही सोच रहे कि कुछ अच्छा हो इस बारी बजट में लोगों के लिए। बजट में एक्सपेक्टेशन है कि जो टैक्स रेट है वो थोड़ा कम हो इंडिविजुअल, और जो टैक्स स्लैब है वो बढ़नी चाहिए आई थिंक। ओके, और जो भी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट, जो सोशल सिक्योरिटी है, उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सर एक्सपेक्टेशन ये है कि टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाए, एंड हेल्थ सेक्टर में कुछ उसमें मतलब बजट मिले। एंड सेकंड ये है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कुछ इलेक्शन से गवर्नमेंट उस चीज़ को लेके हेल्थ सेक्टर में। और 22 का बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।